Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 25th of November 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं, एक दो हेडलाइंस हैं उनको ही देखना है बस। जो राजस्थान में जो पोलिंग होनी थी वो आज हुई है, बेसिकली सैटरडे में होनी है। तो वहाँ पे जो 5.25 करोड़ वोटर्स हैं वो एक्चुअली सील करेंगे फेट ऑफ 1862 कैंडिडेट्स इन राजस्थान, ठीक है ना। और वही है कि कांग्रेस चाहेगी कि वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को कंटिन्यू करे, और वही बीजेपी सोच रही है कि रिटर्न टू पावर करने के उद्देश्य से लड़ा जाएगा, ठीक है ना। डी डे रहेगा राजस्थान के लिए। पोलिंग का बताया है कितना रहेगा। बाकी वोटर स्प्लिट देखें तो 22 लाख नए वोटर जो है वो पहली बार मतलब जुड़ रहे हैं इसमें, जो अपने फ्रेंचाइजी यूज करेंगे। तो न्यू वोटर्स में भी इन्होंने कैटेगराइजेशन भी दिखाया, देखो 22,04,514 नए वोटर्स हैं। सीनियर सिटीजन मतलब 80 प्लस वाले जो है 11,78,285 हैं, और जो PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी बोल दीजिए, वो है 5,60,990। थर्ड जेंडर वो 606 है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, और जो ड्रिलिंग चल रही है वहाँ पर अभी हमारे जो सिलक्यारा टनल में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वो जो है उसमें थोड़ा होल्ड अप हुआ है। स्नैक आ गया है वहाँ पे, एक थोड़ा सा रुकावट की वजह से उसको थोड़ा सा जो वो मशीन थी उसमें स्नैक आया है, जिसकी वजह से बेसिकली उसको थोड़ा होल्ड किया गया है। अफगानिस्तान एम्बेसी को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया, शट डाउन किया गया है। अफगानिस्तान एम्बेसी दिल्ली में जो थी वो परमानेंटली क्लोज डाउन हुई थी, और इफेक्टिव कब से, 23 नवंबर से, ठीक है ना। ओडिशा ने रिवॉक किया है जो नोड थी, जो वो बेसिकली जो अमेंडमेंट करने वाले थे, जिसमें ट्रांसफर अलाउ करने वाले थे वो ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल लैंड को, तो उसके लिए उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसने होल्ड पे रख दिया इसको। और इट हैज विदड्रॉन द डिसीजन टू अमेंड द ओडिशा शेड्यूल्ड एरियाज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स रेगुलेशन एक्ट 1956। तो इसमें बेसिकली अलाउ हो रहा था ट्रांसफर की ट्राइबल लैंड्स को जो है वो नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर किया जा सकता, लेकिन उसको जो है अभी अमेंड करने के डिसीजन पे जो है वो विदड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक चीज और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है, सजेस्ट किया है सेंटर को कि आप एक पैनल की जो है लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कीजिए, ब्यूरोक्रेट्स की एक लिस्ट जो है पैनल बना के उसकी लिस्ट प्रोवाइड कीजिए गवर्नमेंट को, ताकि उसमें से दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो पिक कर सके नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है ना, क्योंकि वो रिटायर होने जा रहे हैं। उनका जो टेन्योर है वो एंड होने वाला है नवंबर 30 को, ठीक है। एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की और वर्सन हो रही है, और शायद थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी संडे के बाद, ठीक। ओके, चलते हैं फिर एडिटोरियल्स की तरफ। फर्स्ट एडिटोरियल, नो वोट फॉर वीटो। तो ये हम कल भी डिस्कस किया था, 2-3 दिन से चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है, मतलब अनएंडिंग टाइम के लिए डिले करने के लिए जो बिल्स हैं जो लेजिस्लेचर पास कर उसको सबमिट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डन वेल टू रिमूव द वीटो पावर ऑफ गवर्नर्स। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नर्स डू नॉट हैव ए यूनिलेटरल वीटो ओवर बिल्स पास बाय द लेजिस्लेचर। बिल्कुल, इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए जो लेजिस्लेचर्स हैं या बिल्स हैं उनके ऊपर यूनिलेटरल वीटो पावर नहीं है गवर्नर को, जो कि अनइलेक्टेड है। जो क्रक्स है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का, जो केस बेसिकली था पंजाब जो गवर्नमेंट थी उसने ये केस डाला था एक्चुअली अगेंस्ट गवर्नर, देन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी, जिन्होंने बेसिकली विदहेल्ड की थी असेंट टू सम ऑफ द बिल्स पास्ड बाय द स्टेट असेंबली ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट दीज वर अडॉप्टेड इन ए इलीगल सेशन ऑफ द हाउस। तो कोर्ट की जो रीडिंग है, जो स्कीम है आर्टिकल 200 उसके रिगार्डिंग ये थी, और बेसिकली ये जो आर्टिकल 200 है यही डील करता है ग्रांट ऑफ असेंट टू द बिल्स। और ये बेसिकली जो कोर्ट की रीडिंग है वो इट इज इन लाइन विद द कोर्ट इन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और वो क्या है कि जो इलेक्टेड रेजिम है दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इट रन्स द स्टेट अफेयर्स एंड नॉट द अनइलेक्टेड गवर्नर और एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इफेक्ट, ये जो बेसिकली जो ये डिसीजन आया है इसका इफेक्टिवली मतलब ये है कि जो गवर्नर है आइदर ग्रांट्स असेंट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस और विल बी कंपेल्ड टू डू सो आफ्टर द बिल सेकंड पैसेज। मतलब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा जितनी जल्दी हो सके उसके लिए, और रिकंसिडरेशन के बाद भी वो जो है जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है वो उसको बिल को प्रेजेंट करती है गवर्नर को, तो उनको असेंट देनी ही पड़ेगी। तो दिस इज अ क्लियर रिप्रीमेंड एडमिनिस्टर्ड टू गवर्नर्स हु बिलीव दे कैन एंडलेसली डिले एक्शन ऑन कैबिनेट और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ए प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम। क्योंकि कोई प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम तो है नहीं कि विद इन दिस टाइम आपको असेंट देना है या रिजेक्ट करना है, तो उसको एंडलेसली डिले कर लेते हैं। तो उसको जो है एंड करने के लिए, एक तरह से क्लियर रेप्रीमेंड करने के लिए जो है ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो वर्डिक्ट है
ऑथर ने यहाँ पे और एक चीज बोली है जो एडिटोरियल में, कि जो वर्डिक्ट है, इट शुड नॉट गिव एनी फर्दर स्कोप फॉर कंट्रोवर्सी ओवर द रोल प्लेड बाय द गवर्नर्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। और ज्यादा स्कोप नहीं होना चाहिए, उस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। दैट कल्मिनेट्स विद देयर ग्रांटिंग असेंट टू बिल्स एंड मस्ट एंड द टसल बिटवीन इलेक्टेड रेजिम्स एंड द सेंटर्स अपॉइंटीज। वही इनके बीच में जो टसल चलता है वो खत्म हो जानी चाहिए, कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दैट इज सुप्रीम एंड इट हैज द अल्टीमेट से, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फॉल्स अलार्म, द राइज इन द फ्लू केस इन चाइना इज ड्यू टू इंक्रीज सर्विलेंस। तो चाइना में फिर से एक बार जो है फ्लू के केसेस जो है वो बढ़े हैं, हालांकि इस बार जो है वो नॉन पैथोजन से आ रहा है। तो लाइक इन 2019 द WHO आर फोर्स्ड टू रिक्वेस्ट चाइना फॉर डिटेल्ड एपिडेमियोलॉजिक एंड क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज लेबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ द न्यूमोनिया केसेस इन चिल्ड्रन। जो न्यूमोनिया के केसेस काफी ज्यादा राइज पे हैं चिल्ड्रंस में, तो WHO को फोर्सफुली जो है रिक्वेस्ट करना पड़ा चाइना से कि आप एपिडेमियोलॉजिक डिटेल्स शेयर कीजिए और क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन और जो रेगुलेटरी रिजल्ट्स है वो भी आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। जो एक रीजन साइट किया जा रहा है कि चाइना ने क्यों रिलक्टेंस दिखाया कि ये जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं की, तो यही हो सकता है कि जो सर्ज है रेस्पिरेटरी इलनेस में, इट वाज ड्रिवन बाय नॉन पैथोजन। बेसिकली यहाँ पे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी जो होता है जिससे न्यूमोनिया कोज करता है उसका रिगार्डिंग, और एक दूसरा जो RSV है एडिनो वायरस है जो इन्फ्लुएंजा वायरस है एक, ठीक है ना, इनके चलते ही ये केस हुए हैं। तो जो मल्टीपल पैथोजेंस है दैट कोज इलनेसेस इन चिल्ड्रन दिस ईयर आर नॉट नोवल, ये नए नहीं है, नोर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अनयूजुअल, ना ही जो क्लिनिकल प्रेजेंट है वो अनयूजुअल, इसलिए हो सकता है चाइना ने जो है ना बताया। द सर्ज इन केसेज हैज अकर्ड अर्लियर इन द सीजन देन हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस। तो ये है बस, इस बार थोड़ा अर्ली जो है आ गया है, हिस्टोरिकली थोड़ा बाद में आता था, इस बार पहले आ गया, ठीक है। चाइना हैज क्लेम, चाइना ने साथ में ये क्लेम किया, जो इंक्रीज डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रन, it was primarily due to enhanced outpatient and inpatient surveillance for respiratory illnesses covering a large variety of viruses and bacteria including mycoplasma में। तो ज्यादा जो एनहांस्ड उन्होंने आउट पेशेंट पेशेंट सर्विलांस किया उसकी वजह से ये केसेस जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वरना ये रूटीन है, एक तरह से चाइना ने क्लेम किया है। लेकिन this does not explain its failure to voluntarily keep the WHO informed about the unusually high number of cases last month, ठीक है ना। हालांकि वो ये कि ये फेलियर को तो नहीं है, वॉलंटरी उसको बताना चाहिए था, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडिया। तो बेसिकली सारा का सारा आर्टिकल जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसका रोल है और कैसे यूजफुल रह सकता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है, और स्पेशली फोकस किया है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और ये पर्सनल व्यूज हैं ऑथर्स के, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे। और मान लो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर की अगर बात होती है तो उसमें आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो 21st सेंचुरी में ह्यूमैनिटी फेस कर रही है वो है सबसे पहले क्लाइमेट चेंज और दूसरा है फूड इनसिक्योरिटी। आपको ध्यान होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी एक गोल है, वन ऑफ द गोल है कि जीरो हंगर की तरफ हमें बढ़ना है। क्लाइमेट चेंज जो है इट इज इंक्रीजिंग द डेंजर्स फेस्ड बाय फार्मर्स प्रॉम्प्टिंग देम टू रीवैल्यूएट देयर प्रैक्टिसेस। जाहिर सी बात है जो ट्रेडिशनल उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो उनसे यील्ड नहीं हो रही है, और उनको कुछ एक बार उनको प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं उनको रीवैल्यूएट करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो फार्मर्स टेकिंग वैरायटी ऑफ एडेप्टेशन मेजर्स ले रहे हैं टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आप देख रहे होंगे कई बार ड्रोट है या क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी पूरी फसल बर्बाद हो रही है, वो सब चीजें हैं, या प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है। इसके लिए एक वायबल जो ऑप्शन है जो सजेस्ट किया गया है वो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, CS से शॉर्ट में बोल रहे हैं। ये एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जो फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने 2019 में ये बोला था कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है इट इज एन अप्रोच फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम्स टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी अंडर क्लाइमेट चेंज। तो उसको इसने भी सपोर्ट किया था, और CSA में बेसिकली उसने 3 पिलर पे बोला था, ऑब्जेक्टिव जो है 3 पिलर्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या। एक तो सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, दूसरा अडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज, और तीसरा रिड्यूस रिमूव द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वेयर पॉसिबल। तो ये तीनों ही एस्पेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। डायमेंशंस की बात करेंगे अगर आप क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस तो उसमें वाटर स्मार्ट हो सकता है, वेदर स्मार्ट हो सकता है, एनर्जी स्मार्ट हो सकता है, कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिस, ये सारे इसके डायमेंशंस हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स हमने बात कर ली, डायमेंशंस हमने बात कर ली, क्या क्या और यूज होंगे वो हम देखेंगे अब। तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसका SDG गोल जैसे मैंने आपको बताया था कि टू एंड हंगर है और एनहांस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, दोनों के दोनों ही ये गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे आते हैं। और इनके लिए जो CSA है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वो एक फाउंडेशन की तरह काम कर सकता है इन दोनों ही गोल्स को अचीव करने में थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो NAPCC है हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी एम्फेसाइज करता है ऑन द रोल ऑफ
क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन इंडियाज एडेप्टेशन मेजर्स में, ठीक है ना। फिर कम्युनिटी सपोर्टेड एफर्ट की बात की है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है वो बेसिकली उसकी वैल्यू है मिनिमाइजिंग एंड एडजस्टिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर में उसके इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करने की बात करता है, उनके प्रति एडजस्टमेंट की बात करता है, और ये ग्लोबल स्केल पे इसको एक्नॉलेजमेंट भी किया गया है। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो जो कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर एफर्ट्स हैं उनको आप टिक देखने को मिला है, उनमें राइज देखने को मिला है। फिर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में या सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में या प्रेसिजन एग्रीकल्चर में, वो भी सारे के सारे एग्जाम्पल्स ही हैं जो सीएसए आइडिया को एक्शन में दिखाते हैं, ठीक है ना। और वो किसी एक कंट्री में लिमिटेड नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑन द ग्लोबल स्केल, ग्लोबल लेवल पे जो है इन चीजों को प्रैक्टिस किया जा रहा है। फिर ऑथर ने यहाँ पे बोला है जो सीएसए है वो प्रमोट क्या करता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करता है, वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप के टाइप्स को इंटीग्रेट करता है, जिससे बेसिकली जो डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट क्लाइमेट चेंज वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, ठीक है ना। साथ में जो सीएसए है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, उसकी एबिलिटी ये भी है कि इंक्रीज करता है एग्रीकल्चर आउटपुट को और मेंटेन करता है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को, तो एक और बेनिफिट है। जो कोरिलेशन है वो केवल डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज के लिए नहीं है, लेकिन ये एसेंशियल है लॉन्ग टर्म अगर आप फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं और सस्टेनेबल रिसोर्स यूसेज या मैनेजमेंट की बात करते हैं वार्मिंग प्लांट में, तो उसके लिए भी ये कोरिलेशन काम में आएगा। फिर जो क्लाइमेट रिलेटेड डेंजर्स हैं या शॉक्स हैं उनको रिड्यूस करने में काम करता है, क्योंकि सीएसए जो है वो रेजिलियंस को बढ़ाता है इन द फेस ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर, जैसे कि शॉर्टर सीजन या एरेटिक वेदर पैटर्न है, उनको सबको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर जो सीएसए के सिग्निफिकेंट आउटकम देखने को मिलेंगे आपको, जब ये एक तरह से ये इकोनॉमिक ऑटोनॉमी बढ़ाता है फार्मर्स की, कि अब वो इकोनॉमिकली ज्यादा ऑटोनोमस है इन एज कम्पेयर टू अर्लियर, ठीक है ना। फिर सीएसए को जो है ड्रामेटिक चेंज इन फार्मिंग कम्युनिटीज इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लाइमेट रेजिलिएंट मेथड। जाहिर सी बात है उनको एक्सेस मिलेगी अगर वो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट मेथड्स उनके पास डाइवर्सिटी होगी, तो उनका इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली वो जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। फिर पॉपुलैरिटी जो है वो एक सीएसए की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो एक इंडिकेटर ये भी है कि जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन है उसके लिए भी एक अच्छा इंडिकेटर की तरह ये काम कर रहा है, मतलब उसमें भी हेल्प करेगा। फिर जो इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच है सीएसए की, और डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज की बात करते हैं, तो इससे जो क्रॉप लैंड है और जो वाइल्ड रीजन है वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वाइल्ड रीजन को हटाना पड़ेगा क्रॉप लैंड डेवलप करने के लिए, तो ये है, ठीक है ना। फिर जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं वो हेल्प करेंगे सेफ गार्ड नेटिव प्लांट स्पीसीज, और साथ में पॉलिनेटर की पॉपुलेशंस को भी स्टेबल रखेंगे, और जो इफेक्ट्स हैं हैबिटेट डिग्रेडेशन को उनको मिटिगेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। कई बार चीजें जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स डायरेक्शन में हेल्प वो कर जाती है, जैसे कि आपको पता हो ग्लोबल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज भी जो है एमिट करता है, तो अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा होगा। लेकिन जब आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर करेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से उनको रिड्यूस करने में हेल्प होगी, लोअर किया जाएगा, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसके प्रोटेक्शन में भी हेल्प मिलेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे उसके इंपॉर्टेंस को, मतलब उसके जो रोल है एप्लीकेशन से उनका दिखा रहा है। फार्मलैंड के कार्बन स्टोरेज को ये एनहांस करने में का काम करता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखें तो अगर आप मतलब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कार्बन जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। एग्रो फॉरेस्ट्री है या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, वो दो एग्जांपल हैं जिसमें सीएसए मेजर्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं इंडिया को इसके जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो मीट करने में, या कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में भी। तो एक ये भी है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी इसका रोल रहेगा। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है एक जो कार्बन स्मार्ट जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है वो, और वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशंस भी उसके साथ साथ हैं। जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है आज जो हम ग्लोबल वार्मिंग को डील कर रहे हैं उसमें वो है बेसिकली कि लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स क्रिएट करना जो है वो मेजर चैलेंज है। मेजर चैलेंज की जब आप बात करते हैं तो लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करना मेजर चैलेंज है। तो अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे और प्रैक्टिकल सीएसए टूल्स अवेलेबल कराएंगे लोकल कम्युनिटी को या लोकल लेवल पे, तो जाहिर सी बात है उसकी नॉलेज को प्रोवाइड करना, उन टूल्स को प्रोवाइड करना जो है वो एसेंशियल है अगर हमें ये सब चीजें अचीव करनी है। तो रिसोर्स एफिशिएंट फार्मिंग की जरूरत है ताकि हम क्लाइमेट की जो वेरिएबिलिटी है उसके साथ कॉप अप कर सकें, ठीक है ना, मिटिगेट कर सकें। तो सीएसए उसमें एक जो है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन पे रोल जो है अदा कर सकता है, किसमें, क्लाइमेट एडेप्टेशन में, मिटिगेशन में, और फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने में, ठीक है ना। एक स्टडी भी की गई थी जो नॉर्थ वेस्ट इंडो जेंजेटिक प्लेन्स है, उसमें कि व्हीट प्रोडक्शन के रिगार्डिंग उसमें ये देखा गया था कि जो साइट स्पेसिफिक नो टिलेज है इट इज वेरी एडवांटेजेस फॉर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट
और इट कैन बूस्ट शील्ड, न्यूट्रिएंट यूसेज एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी को भी जो बढ़ाता है और साथ-साथ ग्रीन हाउस एमिशंस को लोअर करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हम आज चाहते ही हैं कहीं न कहीं, तो ये सारे के सारे मिल रहे हैं। देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यील्ड बढ़ रही है, ज़्यादा अच्छे से यूसेज हो रही है, एफिशिएंसी न्यूट्रिएंट की यूसेज एफिशिएंसी बढ़ रही है और साथ-साथ जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो कम हो रहे हैं। तो यूनिक जंक्चर की बात क्यों कही है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स हैं वो या तो स्मॉल है या मार्जिनल है। तो यानी कि सीएसए जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है उनको हेल्प करने में, ताकि उनके प्रॉफिट बढ़ सके, ठीक है ना? जो हमारा नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है या नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, सोइल हेल्थ मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, बायोटेक किसान है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज है, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिस जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो बेसिकली फोकस कर रहे हैं हम लोग किस पे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में। तो इनको आप एग्जांपल्स के रूप में अपने आंसर में डाल सकते हैं कि ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए चलाए जा रहे हैं। तो फाइनली कंक्लूड यही किया होता है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में पोटेंशियल है to assure food security, empower farmers, and protect our delicate ecosystems by merging innovation, resilience, and sustainability. तो यही जो है फ्यूचर है, इसमें फ्यूचर में काफी ज्यादा उसका रोल रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द इनह्यूमेन डिसीजन टू एक्सपेल अफगान रिफ्यूजीज। तो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट तो पता ही होगा आपका, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसका जो डिसीजन था कि वो जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज हैं उनको सबको एक्सपेल किया जाएगा। तो पाकिस्तान डिसीजन टू एक्सपेल 1.5 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रेफ्यूजीज इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर इज एस्केपिंग सफिशिएंट ग्लोबल स्क्रूटनी। तो सिर्फ फोकस गाजा पे, इसराइल जो अटैक हो रहा है गाजा में वो चल रहा है, इंटरनेशनल अटेंशन वहीं पे है, इस चीज पे कोई ग्लोबल स्क्रूटनी नहीं है ना ध्यान दिया जा रहा है। द इंटेंशन इज नॉट टू कंपेयर देम, हालांकि ऑथर ने ये भी क्लेरिफाई किया कि इंटेंशन ये नहीं है कि दोनों चीजों को कंपेयर किया जाए, बट टू emphasize that the expulsion of Afghan refugees to an uncertain future is unjustified and will result in deprivation if not starvation for many of them। तो बेसिकली ये ऑथर ने आप बताया। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनह्यूमन, this expulsion is also contrary to the ties of brotherhood that Pakistan claims bind the Afghan with its own people। और बिल्कुल उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी जा रहा है। अगर आपको याद हो तो 1-2 साल पहले ही जो बात हो रही थी, जब तब तालिबान की गवर्नमेंट जब बन रही थी, तब अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान ही सबसे पहले था कि वो ब्रदरहुड जो है क्लेम करता है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को एक साथ बाइंड करता है। तो उससे कहीं न कहीं कॉन्ट्रेरी जाते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन क्यों है अफ़गान तालिबान के साथ, अब ये दिखा रहा है कि व्हाइल पाकिस्तान इज़ सपोर्टिंग इट्स मूव एज़ बीइंग डिप्लोमैटिकली, पॉलिटिकली एंड मोरली करेक्ट, लेकिन फैक्ट ये है कि दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन ऑन अकाउंट ऑफ द कंट्रीज इन फ्रस्ट्रेशन विद द अफ़गान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशंस रिफ्यूजल टू रैन इन द तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी को जो उन्होंने बेसिकली रिफ्यूज़ल किया है, उसके लिए ये बोला गया है, जो उसके चलते दिया गया है। तो यहाँ पे उसने ये बोला कि पाकिस्तान डज़ नॉट अंडरस्टैंड इज़ दैट अफ़गान तालिबान इन पावर इन काबुल इवन इफ दे डू नॉट हैव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन विल नॉट डू इट्स बिडिंग। तो उसकी मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अफ़गानिस्तान तालिबान की जो अप्रोच थी टुवर्ड द टीटीपी, it has enabled the Pakistani group to increase its attack on Pakistan security forces in recent months में, ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा इसमें है। बाकी म्यूचुअल नेगेटिविटी क्या है दोनों की, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो म्यूचुअल नेगेटिविटी है, वो ग्रेटली एक्सेलरेट हुई थी जब सोवियत सपोर्टेड जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो पावर में आई थी 1978 में। उसके बाद पाकिस्तान बेस कैंप बन गया अफ़गान जिहाद के लिए, जो बेसिकली सपोर्ट मिला था किसका, यूएस का, सऊदी अरेबिया और चाइना का। उसके बाद जब सोवियत ने 1989 में विथड्रॉल कर लिया और मोहम्मद नजीबुल्लाह का 1992 में फॉल हो गया, तो पाकिस्तान की इंटरवेनिंग देखने को मिली अफ़गान अफेयर्स में टू फॉर्म ए प्रो पाकिस्तान मुजाहिदीन गवर्नमेंट, ठीक है ना? उसके बाद पाकिस्तान जो है जो मुजाहिदीन जो एफर्ट्स थे बेसिकली मुजाहिदीन ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए, और वो पाकिस्तान के फेवरेट हो गए, और जो गुलबुद्दीन हेकमत यार यहाँ पे नाम है, वो फेल हुए डिलीवर करने में। तो उसके बाद पाकिस्तान तालिबान की तरफ टर्न हो गया, जो बेसिकली 1994 में इमर्ज हुआ था। और अ, जो पाकिस्तान है उसी ने तालिबान ग्रुप को हेल्प किया था टू गेन कंट्रोल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री, अफगानिस्तान को पूरा कंट्रोल करने में, और वही अब उसके अगेंस्ट जा रहा है। वाट वही है यहाँ पे जो हमने बताया बात कि वहाँ पे पाकिस्तान ने अंडरस्टैंड क्या नहीं किया, और ये जो इसकी ये जो हम कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो उसकी बिडिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें जो अप्रोच है पाकिस्तान की टुवर्ड्स इंडिया वो भी इंक्लूड है ही। और जो रेफ्यूजी एक्सपल्सन है इट इज़ टू क्रिएट फिशर्स अमंग द तालिबान हु आर पाश्तून, तो दैट वुड नॉट बी ईज़ी फॉर देयर इज़ डीप रिसेंटमेंट अमंग अफगान पाश्तून्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये इतना ईज़ी नहीं रहने वाला, क्योंकि जो रिसेंटमेंट है पाकिस्तान के अगेंस्ट पाश्तून का वो काफ़ी डीप है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते। ग्राउंड ज़ीरो में आज जो है वो सबको हमें पता ही है, जो
उत्तरकाशी के जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो यमुनोत्री श्राइन बन रहा है उसमें जो टनल बनाई जा रही थी सिलकियारा में, उसके रिगार्डिंग है। सिलकियारा टनल में जो 41 जो वर्कर्स ट्रैप हो गए हैं उसकी बात हो रही है। तो जो 41 वर्कर्स हैं हु वर सील्ड इनटू एन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल they were building to ease the journey of pilgrims to Uttarkashi, Yamunotri Shrine, Uttarakhand, remain in its gloomy darkness with just two pipes as lifelines for food and communication। और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं जहाँ पे ये एक्सकेवेशन इवैक्यूएशन का बेसिकली काम चल रहा है, और यही बोल रहे हैं कि आवर सबे है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो ब्रजघोष वैद्य है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनका ये कहना है कि अगर उन्होंने जो वर्कर्स हैं उन्होंने वॉकी टॉकी यूज किया होता और हर सबको बता दिया होता कि गेट आउट व्हेन द रबल स्टार्टेड फॉलिंग, तो शायद सभी आज जो है सेफ होते। तो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे कवर की गई है। बेसिकली साइंटिस्ट और बिलीवर्स का क्या मानना है, जो कोलैप्स है वो अनकैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि जो ये ऋषिकेश टू सिलकियारा अगर आप जो हाईवे देखेंगे, जो माउंटेन्स है इस रीजन में वो सारे फ्रेजाइल हैं, और जो मैन मेड कंस्ट्रक्शंस है उन पे उन्होंने बेसिकली उसको ज़्यादा फ्रेजाइल और बनाया है। ठीक है ना? ये सारा यहाँ पे डिस्कस हुआ है। फिर उसके बाद जो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं उनका कहना ये है वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। टुक आउट अ प्रोसेशन विद भाकू नाग देवता लोकल डीटी कंसिडर्ड द रीजेंसी गार्डियन। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे बेसिकली जो डीटी थे उनको वहाँ पे हार्म किया गया था, इस वजह से जो है ये हुआ है। उसके बाद एक अलग जो है मेक शिफ्ट किए गए टेम्पल के लिए, और उसके बाद जो है वर्क किया गया था। तो वर्कर्स की चिंता ये है कि जो नवयुग इंजीनियरिंग फील्ड ऑफिस है उसके पास में जो वर्कर्स हैं वो रोज जो है वर्कर्स पुलिस ऑफिसर्स और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, फिर वहीं पे सब बातें चलती हैं। तो पहले तो हालाँकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे बाहर के भी एक्सपर्ट्स आने लगे, जैसे थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इन्होंने कंसल्ट किया, ऑनलाइन इनको कंसल्ट किया था, लेकिन धीरे-धीरे जो है वो साइट पे भी पहुँचने लगे हैं। आपको बताया भी था हमने कि अर्नोल्ड डिस्क जो प्रेज़िडेंट है इंटरनेशनल टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस स्टेशन, वो भी जो है ऑन साइट उन्होंने विज़िट किया था वर्कर्स के साथ ओवरऑल, और वो भी इस चीज़ में लगे हुए थे। ठीक है ना? और ट्यूसडे को जो है नवंबर 21 को बेसिकली हॉरिजॉन्टल ड्रेनिंग जो है उसको थोड़ा पेस बढ़ाया गया। विलेजर्स ने कहा मान रहे हैं कि जो टेम्पल का डीटी जो है वो वहाँ पे आपने बना दिया, मेक शिफ्ट किया, उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्टेड जो है वो मतलब ये काम शुरू होना हुआ। वहीं रेस्क्यू एजेंसी जो है वो ये बोल रहे हैं कि उनका शेयर हार्ड वर्क हो वो है वो ब्रेक थ्रू की वजह से उनको लेके जा रहा है। लेकिन वही है कि उसके बाद अब फिर से स्नैग आ गया, हमने आज ही बताया था, और उसके बाद अभी भी वो काम काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है। ठीक है ना? और after facing a series of demotivated hurdles, it was on Friday morning when the rescue teams also used the ground penetration technique to find if there was another hurdle in the next 5 meters of their drilling journey। तो अब जाके उन्होंने यूज किया कि कोई हर्डल है या नहीं है, पहले भी चेक कर सकते थे हालांकि। We do not fear anything in the hills when there is a calamity, we come together and support each other, that's the only way of living। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है वहाँ पे। ठीक है ना? तो ग्राउंड जीरो में इतना ही था, ये आज इसके रिगार्डिंग था। सेंटर एग्जाम सर्ट इन फ्रॉम परव्यू ऑफ आरटीआई, तो आरटीआई एक्ट के परव्यू से इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा ऑलरेडी 26 अदर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनियन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो, जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो, एनटीआरओ जो हमारा है वो सारे के सारे ये सब एग्जाम्प्ट है ऑलरेडी आरटीआई के परव्यू से। और अब जो है सर्ट इनको भी जो है वो आरटीआई के परव्यू से बाहर किया। सर्ट इन क्या है? इट इज इंडियाज नोडल एजेंसी दैट रिस्पॉन्ड्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बोलते हैं इसको इंडिया। ठीक है ना? इसकी फुल फॉर्म तो वो है। जो लास्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ था जो सेकंड शेड्यूल है आरटीआई का वो 2016 में किया था, जब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है ऐड की गई थी लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद 2 अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो भी सेकंड शेड्यूल में डाले गए थे। उसके बाद अब ये जो है ये भी डाला गया है। ठीक है ना? ओके, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यस, जेनेरिक ड्रग्स फॉर 4 रेयर डिजीजेज मेड अवेलेबल इन इंडिया। तो 4 रेयर डिजीज के लिए जो है जेनेरिक ड्रग्स का अप्रूवल मिल गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है जेनेरिक ड्रग्स को अवेलेबल कराया है। बेसिकली ये जो रेयर डिजीज है उनके लिए क्या-क्या है? टायरोसिनेमिया टाइप 1, गोचर्स डिजीज, विल्सन्स डिजीज और ड्रेविड लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम। तो इनके लिए देख सकते हैं आप, इनके लिए चारों के लिए बनाया है। यानी कि बेसिकली मतलब ये है कि जो कॉस्ट होती है इन ड्रग्स की वो 60 टू 100 टाइम जो है वो चीपर हो जाएगी इनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से। जो
बेसिकली मिनिस्ट्री ये भी सोच रही है कि आगे अभी और जो इसमें और मोर जो रेयर डिजीज वो भी ऐड हो जाएंगी, और जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया है या हाइपर अमोनीमिया है, उनको भी, उनके लिए भी जो है जेनेरिक ड्रग्स की बात चल रही है, वो भी शायद आने वाले टाइम में जो है ऐड हो जाए। रेयर डिजीज बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन ध्यान रखिए। रेयर डिजीज इज अ हेल्थ कंडीशन ऑफ पर्टिकुलरली लो प्रिवलेंस दैट अफेक्ट्स ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, कलेक्टिवली अफेक्ट करते हैं 6% टू 8% ऑफ पॉपुलेशन इन एनी कंट्री एट एनी गिवन टाइम। यानी कि अगर इंडिया में देखें तो अगर 8.4 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में भी अगर केसेज हैं तो मतलब वो रेयर डिजीज की कैटेगरी में आ सकता है। और 80% जो डिजीज होती है रेयर डिजीज वो जेनेटिक नेचर की होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मली वो जेनेटिक नेचर की होती है, इस तरह का स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 100% नहीं होती है, ठीक है ना, नॉर्मली 80% हम बता भी जैसे इसमें। आगे देखते हैं। हाँ, जो ये मिस्टर मिली की बात चल रही थी पीछे, तो जो अर्जेंटीना में ठीक है ना, अर्जेंटीना में जो इलेक्शन चल रहे थे, हाँ, अर्जेंटीना में जो इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें जो है मिस्टर मिली जो है वो, उनको एल लोको के नाम से भी जाना जाता है, द मैडमैन। उन्होंने पोल जीत लिया है विद अ रिकॉर्ड मार्जिन। हालांकि उनके चांसेस पहले लोग कम बता रहे थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जो विक्ट्री है अचीव करी है, ठीक है ना। फॉलोइंग रिकवरी डिले इन रेजोल्यूशन डेंट आईबीसी सक्सेस। आईबीसी सभी को पता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो 2016 में लाया गया था, और इसमें जो रिकवरी हुई थी वो काफी ज्यादा उसमें फॉल देखने को मिला है। 43% से 32% का फॉल देखने को मिला बिटवीन मार्च 2019 एंड सितंबर 2023। दूसरी चीज ये क्राइसिल ने बोला है, ये जो बता रहे हैं हम फॉल जो देखने को बताया है, साथ साथ जो एवरेज रेजोल्यूशन टाइम है वो बढ़ा है फ्रॉम 324 टू 653 डेज। देखिए जो रेजोल्यूशन टाइम है एवरेज वो बढ़ गया है, जबकि जो बैंक्रप्सी लॉ में जो रिकवरी है वो घटी है, ठीक है ना। जो स्टिपुलेटेड टाइम था वो 330 डेज था, तो वो 324 से लेके 653 डेज जो है वो राइज देखने को मिला है रेजोल्यूशन टाइम में। वहीं साथ में रिकवरी जो है वो घटी है। तो लिमिटेड जुडिशियल बेंच स्ट्रेंथ एंड डिलेज इन आइडेंटिफिकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफॉल्ट आर लिमिटिंग आईबीसी सक्सेस। तो क्राइसिल का कहना मेनली ये है कि रीजन क्या है, एक तो जो लिमिटेड जुडिशियल बेंच की स्ट्रेंथ और जो डिले है आइडेंटिफिकेशन और एक्नॉलेजमेंट करने में डिफॉल्टर के, वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट की तरह काम कर रहे हैं। क्राइसिल ने यह भी कहा है कि जो आईबीसी है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2016 हैज इंप्रूव्ड क्रेडिट कल्चर इन इंडिया बाय रिजॉल्विंग स्टेट असेट। तो क्रेडिट कल्चर को जरूर इंप्रूव किया है। साथ साथ जो क्रेडिटर्स हैं दे रियलाइज 32% ऑफ एडमिटेड क्लेम्स अंडर आईबीसी एज कम्पेयर विद 5 टू 20% रिकवरी अंडर अदर मैकेनिज्म। बाकी मैकेनिज्म में कंपेयर करें तो वहाँ पे केवल 5 से 20% ही रिकवरी होती थी, जबकि जो यहाँ पे आईबीसी के अंडर जो है उनमें 32% तक जो है वो रियलाइज हुआ है। तीसरी चीज, जो रेटिंग एजेंसी है इट एड्स दैट बैड लोन केसेज आर गेटिंग शॉर्टेड बिफोर रीचिंग द आईबीसी गेट्स ड्यू टू डिटरेंस इफेक्ट। और डिटरेंस इफेक्ट की वजह से जो बैड लोन केसेज है वो पहले ही शॉर्ट हो जा रहे हैं आईबीसी के गेट से पहुंचने से पहले। तो ये तीनों अच्छी चीज हैं जो क्राइसिल ने थोड़ी सी बताई, तो ये अच्छी चीज भी है, लेकिन जो नेगेटिव्स हैं वो हमने ऊपर अभी हेडलाइंस में जो है तो मिक्स बैग इसीलिए इसको बोला है कि कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। चलिए, तो यही शायद लास्ट है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। स्पोर्ट्स सेक्शन है, साइंस सेक्शन आज आता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, दोहा में जो है शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें जो है अनीश भनवाला जी हैं, उन्होंने मेडल ड्रॉट को जो है खत्म किया, और ब्रॉन्ज मेडल जो है उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जैसा डिस्कशन आपको ये लग रहा है, और शेयर करेंगे तो आउटरीच बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है और एनालिसिस है वो पहुंच पाएगी। तो आप ऐसे मत सोचिए कि आपको नोट्स दिए जाए कुछ, आप जितना अपने से नोट्स बनाएंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही लिखना भी है, और अगर आपको बना बनाया मिलेगा तो आप उससे वो कभी एफर्ट नहीं कर पाएंगे जो आपको करना है। बेसिकली आपको लिखना खुद से आना चाहिए। सो थैंक यू।